क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अलग क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 एटम, एक लेक्चर कर चुके हैं। आगे उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं, और आगे क्या है पीछे क्या था वो दोनों को देखते हैं। पिछले हिस्से में हम लोग देख रहे थे कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने बताया कि जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो सही नहीं था, उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रदरफोर्ड का भी एटॉमिक मॉडल जो दिया था उसमें भी लिमिटेशन था, और वो लिमिटेशन ये था कि अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो एनर्जी लॉस कर रहा होगा, और जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो वो उसका जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होगा, बल्कि स्पाइरल टाइप का होगा, स्पाइरल होगा, और वो थोड़े से टाइम में ही वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। ऐसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक किया था। कितनी बात सुने? आगे चलते हम लोग आगे उस ड्रॉबैक का रेक्टिफिकेशन दिया, या फिर एक कंसेप्ट दिया, उसको रिमूव किया। नाम है उसका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये मेन इसका कंसेप्ट था, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक टॉपिक यानी इस कंसेप्ट के जरिए जो रदरफोर्ड का लिमिटेशन था उसे वो ख़त्म किया। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, उनमें बताया कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन इट्स ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है उसका एनर्जी फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, वो ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा। कितनी बात सुन में? उसका एनर्जी जो है फिक्स है, और उसके बारे में उसने बताया था। ठीक है, तो नील बोर ने बताया कि नील बोर ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ एक चीज़ ऐसा भी बताया जो रदरफोर्ड में एक्सप्लेन उस तरह से प्रॉपर नहीं था। क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पे है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल पे है, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप से फर्स्ट शेल पे है या अपने आप से सेकंड शेल पे चला गया मनमानी, ऐसा नहीं है। क्या बताया नील बोर ने कि उस द इलेक्ट्रॉन विच हैव एंगुलर मोमेंटम, certain amount of angular momentum, based on the angular momentum the orbit or shell is permitted to the electron। क्या मतलब हुआ इसका कि एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा एटम के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। एंगुलर जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे सर्किल में जब घूमता है तो वो एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना है उस इलेक्ट्रॉन का, जितना उसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में ये कल भी हम भूल गए थे, जायना देखती रही, चलने दो, बेगर माइक का पढ़ाने दो, खुद ही बाद में दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो जितना एंगुलर मोमेंटम है उस एंगुलर मोमेंटम के रेस्पेक्ट में उसको एक शेल परमिट होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ही इतना है कि वो फर्स्ट शेल पे आएगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का इतना एंगुलर मोमेंटम है कि वो सेकंड शेल पे जा सकता है तो वो सेकंड शेल पे जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट शेल सेकंड शेल पे कैसे जाएगा, तो उसका एक रिलेशन दे रखा नील बोर ने, द एंगुलर मोमेंटम। पहले मैं उसको थोड़ा सा उसको दिखाता हूँ। एंगुलर मोमेंटम एल से दिखाता है, mv/r है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, और ये nh/2π, h/2π। ये h जो है प्लांक कांस्टेंट है,
और ये 2 पाई, 2 भी नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट है। इसका वैल्यू निकालिए, जितना वैल्यू आएगा उसको इस एंगुलर मोमेंटम से, इस एंगुलर मोमेंटम को डिवाइड कर दीजिए। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वेलोसिटी होगा, ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने ऑर्बिट पे, तो उसका एक वेलोसिटी होगा, तो लीनियर वेलोसिटी कितना है और उसका रेडियस कितना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको h/2 जितना वैल्यू होगा इससे डिवाइड कर देंगे तो वो n आ जाएगा। हम लोग n को कैसे निकालेंगे, n = mvr/h/2 ऐसे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा ये इंटीजर नंबर आएगा, 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, अब जितना वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम इतना था ये 1 नंबर शेल पे जाकर रहेगा। ठीक है, अगर मान लो 2 वैल्यू आता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का इतना एंगुलर मोमेंटम है कि वो 2 नंबर शेल पे जाएगा। ठीक है, अगर 3 आता है तो 3 नंबर शेल पे जाएगा। तो नेल बोर ने ये बताया कि द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट और अ शेल, इट इज नॉट ड्यू टू इट्स ओन बट इट इज बेस्ड ऑन इट्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, उसी के एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में उसे एक पर्टिकुलर शेल परमिट किया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल पे रहेगा, ना इसके नीचे जाएगा ना इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम इस शेल के लिए वेरीफाई है या सुइटेबल है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल पे, जैसे रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल पे घूमते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि अब मन से किसी भी शेल पे है, बल्कि उसका एंगुलर मोमेंटम है इतना कि वो एक पर्टिकुलर शेल पे मिलेगा। और वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है, उसका जो एनर्जी है वो कंजर्व है, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन अपने उस पर्टिकुलर शेल पे घूमता रहेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ये नेल बोर ने अपना कंसेप्ट दिया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से, और इस तरह से रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट था, जो लिमिटेशन था, उसे रेक्टिफाई किया, यानी कि उसे ख़त्म किया। कितनी बात सुन में ही आया। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी of an electron remain conserved। ठीक है ना, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन कंजर्व, इट डज नॉट lose the electron, lose the energy, so it remain on a particular shell orbit, एक पर्टिकुलर शेल पे या ऑर्बिट पे ये रहता है, ये एनर्जी लॉस नहीं करता। एक इसमें जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था, द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑन अ पर्टिकुलर शेल, particular orbit is not due to its own but due to its angular momentum, due to its एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, ड्यू टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। इट इज रिलेटेड एज
related as L angular momentum is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi। तो ये इसका 2 पॉइंट था जिसकी वजह से नील बोर ने रदरफोर्ड के, एक तो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसे भी ख़त्म किया और एक सपोर्टिंग दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है क्यों किसी शेल पे है, कोई इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल पे है वो फर्स्ट शेल पे क्यों है, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम ही इतना है कि वो फर्स्ट शेल पे रह सकता है। सेकेंड शेल पे उसका उतना एंगुलर मोमेंटम है कि सेकेंड शेल पे रह सकता है। इस तरह से इन्होंने रेक्टिफाई किया। बाकी कंसेप्ट जो रदरफोर्ड का था वो बिल्कुल सेम रिपीट कर दिया। क्या चीज़ कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे होते हैं, इम्पटी पार्ट है, एटम का मैक्सिमम हिस्सा इम्पटी पार्ट है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। ये सभी चीज़ें रदरफोर्ड के थे और इसी को नील बोर ने भी कंटिन्यू रखा। ये एक दो नई चीज़ें उसमें ऐड कर दिया और इस तरह से नील बोर ने अपने नाम से या उनके नाम से नील बोर एटॉमिक मॉडल का नाम दिया गया। कितनी बात सुन में, ये तो था हमारा रदरफोर्ड का ड्रॉबैक का ख़त्म किया। अब इसके बाद जो था फिज़िक्स का क्या आता है, यहाँ पे फिज़िकल अप्रोच क्या होता है। अब नील बोर ने हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो कंसेप्ट दिया वो हम बताने जा रहे हैं। ये अगला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, क्या दे रखा है, बोर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जो है ना सबसे पहला एटम होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके बारे में बोर ने क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया है। साथ ही उसमें सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखने जा रहे हैं कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, तो उसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं। हाइड्रोजन तो जानते ही है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा इसका, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इनके बीच में एक फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, ठीक है। क्या बताया कि जो टोटल फोर्स होगा, क्या बताएंगे कि यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको इक्वेट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जो बाहर की तरफ लगेगा, तो वो दोनों फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बैलेंस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूम रहा होता है, ठीक है। तो क्या बताया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन an orbit, the electrostatic force and the centripetal force are centripetal force will be equal, ठीक है ना, will be equal। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, Q1 मान लेते हैं। उसके ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो मान लेते हैं। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, K, और सेंटर में भी एक प्रोटॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया Q1 की जगह पे, प्रोटॉन ले लिया यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्ट चार्ज नहीं ले रहे, साइन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये ले लिया, क्या आ जाएगा, ये
ke² अपॉन r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा हाइड्रोजन एटम में। इसमें फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना होगा वो निकाल लें हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट पे मूव कर रहा होगा तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ke² अपॉन r², और ये है mv² अपॉन r। ये r से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, r से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा। अगर r को उधर लेते ये लेंगे तो r इज इक्वल टू ke² अपॉन mv²। ये r का एक फॉर्मूला आ जाएगा रेडियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंसेप्ट के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे z नहीं ले रहे हैं। z जो होता है ना एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए हम 1 लेके चल रहे हैं z का वैल्यू। अगर किसी और का लेंगे तो यहाँ पे z से अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे z आ जाएगा Ze। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही होता है, इसलिए हम लोगों ने एक ले रखा है। ठीक है, ये तो हमारा रेडियस निकाल के लाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंसेप्ट के बेस पे। लेकिन नील बोहर ने भी दिया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा उसके एंगुलर मोमेंटम के वजह से कितना एंगुलर मोमेंटम है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये रेडियस दिखा रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन का अगर बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से लिखें तो कैसे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन थ्योरी। ठीक है ना, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये हमारा एक कंसेप्ट दे रखा है एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से, और ये बोर कंसेप्ट है। कंसेप्ट के बेस पे है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे अपने एंगुलर मोमेंटम की वजह से है। तो अब ये जो r ले रहे हैं हम लोग, रेडियस कितना रेडियस होगा या कितना उसका डिस्टेंस होगा ऑर्बिट का, अगर r निकालना चाहेंगे तो r का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा NH 2π, और ये mv यहाँ पे आ गया। ये r ये सेकेंड इक्वेशन ले लिया, लेकिन ये हम लोग बोर क्वांटाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट से ले रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही r बराबर है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन का कोई ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकालेंगे तो ये वाला रिलेशन निकल के आएगा, और बोर कंसेप्ट से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा। लेकिन ये r दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें, ये ke² अपॉन mv², ठीक है, इज इक्वल टू NH अपॉन 2πmv। ये हमारा दोनों इक्वेट कर दिया। ये वेलोसिटी का स्क्वायर था, ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग v को इधर ले जाते हैं, यहाँ पे बाकी सारे टर्म को इधर लेके आते हैं। तो ke² इंटू 2πm, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये m से m भी कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा ये। तो
ये आ जाएगा 2 पाई और ये NH इज इक्वल टू V आ जाएगा। ये V यहाँ चला गया और ये नीचे आएगा, N आ गया, H नीचे आ गया, ये 2 पाई यहाँ से यहाँ चलेगा, KE² 2 पाई इज इक्वल टू V आ गया। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डिस्टेंस r डिस्टेंस पे है, तो V इज इक्वल टू इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इसका V इज इक्वल टू 2 पाई KE² अपॉन NH। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लिया हम लोगों ने। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आगे चले हम लोग। आगे क्या बताया कि ये जो रिलेशन है जो क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट पे है, ये रिलेशन नेल बोर का है। ठीक है ना। इसमें हम लोग वेलोसिटी का, हमें एटॉमिक रेडियस निकालना था। हमने यहाँ पे एटॉमिक रेडियस लिखा था, अभी पहले हेडिंग डाला था एटॉमिक रेडियस, तो हमें रेडियस निकालना है। तो ये वेलोसिटी की जगह पे ये वाला रिलेशन को डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू NH, ये 2 पाई m, ये तो ये हो गया, और ये v की वैल्यू नीचे डालेंगे। नीचे में जब नीचे डालेंगे तो ये नंबर उलट जाएगा। ये यहाँ नीचे जब डाल लेंगे तो ये नंबर उलट जाएगा। तो ये उलट क्या आएगा? NH और 2 पाई KE², ये हमारा वैल्यू आएगा। ये इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा N² H² 4 पाई स्क्वायर MKE²। अब क्या बताया कि ये जो R है N² H² 4 पाई स्क्वायर MKE², यहाँ पे हम लोगों ने बताया था, ये चूँकि हाइड्रोजन एटम का ले रहे हैं तो यहाँ पे Z यानी एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम लोगों ने Z नहीं लिखा है, हम लोगों ने एटॉमिक नंबर 1 लेके चल रहे हैं। अब क्या देखते हैं इसमें कौन कौन सा नंबर कांस्टेंट है और कौन कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, देखो n नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये आएगा। ठीक है, तो वो तो चेंज होता रहेगा, लेकिन h जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये पाई कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होता है, ये k कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट ये भी फिक्स वैल्यू है, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बाकी सब फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, सिर्फ n का वैल्यू चेंज होता रहेगा। अगर हम उन सब का वैल्यू डाल दें तो r का वैल्यू क्या आएगा? r इज इक्वल टू n², ये तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये h प्लैंक कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ 4 पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 9.87 आता है, 9.87 आता है, वो हम लोग लिख देंगे अभी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10⁻⁻31 kg में है ये। ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये k का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये पर कूलम स्क्वायर। ये जो चार्ज है इसका कितना वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आता है ये वो है 5.29 10⁻⁻11 मीटर इंटू n², ये n² है। ठीक है, ये जो है
10⁻⁻11 को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.29 है तो हम लोग 53 कर सकते हैं। ये 10⁻⁻10 मीटर इंटू n स्क्वायर ऐसे कर दिया। ये 11 था तो एक 10 से डिवाइड कर दिया इसको तो 0.53 कर दिया। ठीक है, 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉन लिखते हैं तो ये R इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉन इंटू n स्क्वायर। ये हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन एटम ये निकल के आ जाएगा। ये कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉन इंटू n स्क्वायर। अगर मान लो हम लोग फर्स्ट शेल का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं न्यूक्लियस का, इसमें ये हमारा पहला शेल है, मान लो ये हमारा पहला शेल है, ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ r ले लेते हैं हम लोग, तो ये 0.53 और n का वैल्यू 1 ले लो, 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो ये पहले शेल का डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से 0.53 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना, पहले शेल का डिस्टेंस होगा। इसी तरह से दूसरे का भी अगर निकालना चाहेंगे, दूसरे शेल का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे शेल का डिस्टेंस निकालेंगे तो n का वैल्यू क्या ले लेंगे 2, यहाँ पे n का वैल्यू 2 लेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 0.53 इंटू 4 और 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक है, 2.12 एंगस्ट्रॉन, यानी सेकेंड शेल का जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से वो 2.12 एंगस्ट्रॉन होगा। थर्ड शेल का डिस्टेंस निकालेंगे तो n का वैल्यू 3 लेंगे, स्क्वायर करेंगे, 0.53 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या समझ में आया कि पहले शेल का जो डिस्टेंस है, पहला शेल जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो 0.53 एंगस्ट्रॉन है और फिर n स्क्वायर भी है। n कितना नंबर शेल का हमें डिस्टेंस निकालना न्यूक्लियस से वो हम लोग n स्क्वायर करके निकालते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एटॉमिक रेडियस निकालने का फार्मूला आ गया है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसे नोट कर लीजिए, ये फार्मूला कंपटीशन के हिसाब से बहुत काम आएगा। ठीक है, और ये रिलेशन जो है इस तरह से याद कर लीजिए कि ये क्या फार्मूला है रेडियस का, किसी भी रेडियस का या किसी भी शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा वो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर, ये फार्मूला है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, बाकी इसको नोट कर लिए। कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है सब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन एटम का रेडियस, किसी भी शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है निकाल सकते हैं। अगर मान लो हाइड्रोजन के अलावा किसी और का निकालना हुआ तो वहाँ पे उसका z जो है ना एटॉमिक नंबर इन्वॉल्व करा लेंगे, तो जो z होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ z के लिए, अदर देन हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक रेडियस अदर देन हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इधर से लिखता हूँ, R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। ये जो z है हम लोगों ने एटॉमिक नंबर इंक्लूड कर लिया। हाइड्रोजन के लिए तो हम लोगों ने 1 ले लिया था, लेकिन अगर कोई दूसरा एलिमेंट का अगर निकालना चाहते हैं तो वो हमारा z का इस तरह से ले लेंगे। अगर हम लोग फिर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर, ये एक साथ कर लेते हैं और ये n स्क्वायर अपॉन z ये अलग कर लेते हैं। दिख रहा ना पीछे वाले बच्चों को, ठीक है। इसका जो पूरा वैल्यू है, इसका जो पूरा वैल्यू है हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लाया है वो है 0.53 एंगस्ट्रॉन। R इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉन में है और ये फिर n स्क्वायर अपॉन z, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब मान लो अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट का अगर निकालना चाहते हैं
तो उसका कौन सा शेल n ले लेंगे और z उसका एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे मान लो हीलियम है तो 2 ले लेंगे, लिथियम है तो एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 ले लेंगे। ऐसे ही और कोई एलिमेंट का अगर है तो z का वैल्यू वहाँ से लेके डाल देंगे। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये किसी और एलिमेंट के लिए अदर देन हाइड्रोजन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन या फिर दूसरे एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं हम लोग। आगे दे रखा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स शेल और ऑर्बिट। कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल पे है और फिर उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, उसका एक रिलेशन निकालने जाता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ऑन इट्स ऑर्बिट। इधर से हम लोग बिठा दे रहे हैं, ये समझ में आ रही है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑर्बिट, ये जो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग निकाला है, ये हम लोग निकाला था, दोनों कंबाइन करके निकाला हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बोर क्वांटाइजेशन कंसेप्ट को यूज़ करके, एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करके ये वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला गया है 2πk⁴/NH। ये k जो है z नहीं दिया हम लोगों ने, z एटॉमिक नंबर, क्योंकि हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया है। अगर मान लो हम लोग दूसरे एलिमेंट के लिए यूज़ करना चाहें तो हम लोग z भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखते हैं v = 2πk⁴/NH। हम लोगों ने ये z भी ले लिया, दूसरे के लिए भी हम लोग बना लेंगे। कितनी बात सुन में? इसको v को निकालना है तो 2πke²/h, ये एक साथ कर लिया और ये z को अलग कर लिया और n को अलग कर लिया। यहाँ से z बाहर कर लिया, नीचे से n बाहर कर लिया, 2πke² ऊपर कर लिया, नीचे h कर लिया। ठीक है, आगे चले। ये जो वैल्यू दे रखा 2πke², इसका हम लोग वैल्यू डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो एक नंबर आता है। वो नंबर थोड़ा सा ऐसा है कि वो याद करना ज़रा मुश्किल सा हो जाता है। तो उसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वो क्या नंबर दे रखा, किससे सिंप्लीफाई करेंगे? तो स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड, जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है ना ऐसे ऐसे, तो उस स्पीड को लाइट के स्पीड के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितनी बात सुन में? तो हम लोग c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये c को यहाँ उठा के लेके आ जाते हैं तो v = 2πke²/ch, ये एक साथ कर लिया और फिर z/n ये अलग कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम ये चाह रहे कि ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसको हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ना निकाल के हम इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में दिखाया जाए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में दिखाएंगे तो याद रखना आसान है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमें याद है। ठीक है, इसका अब हम लोग वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक पूरा कांस्टेंट है, देख रहे हैं, 2 नंबर है, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। इसको वैल्यू को डालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दे रखा भी, यहाँ पे 2π का वैल्यू 3.14 डाल दो, के 9 × 10⁹ और ये यूनिट हम लोग डाल नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये इसका स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10⁻34। ये तो हम लोगों ने ये ले लिया, ये ब्रैकेट के अंदर, और ये zc/n ये अलग कर लिया। जब इन सब को पूरे को जब डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो वेलोसिटी का वैल्यू आता है v = 1/137 zc/n। ये आसान सा वैल्यू हो गया 1/137। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। zc, z है एटॉमिक नंबर, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये n नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर मान लो हम लोग हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू कितना हो जाएगा? z का वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर हाइड्रोजन
फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, तो ये V इज इक्वल टू 1/137 C/n आ जाएगा, ये C/n। अगर मान लो फर्स्ट शेल के लिए, फर्स्ट शेल यानी न्यूक्लियस से पहला शेल है, उसका उस पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग ऑन फर्स्ट शेल व्हेन n इज इक्वल टू 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1 और फर्स्ट शेल, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, C/137, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट पहले शेल का, जितना वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट शेल। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, उसको 137 से डिवाइड कर दिए। अगर सेकंड शेल का निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, n का वैल्यू 2 ले लेंगे। थर्ड शेल का निकालना चाहेंगे n का वैल्यू 3 ले लेंगे, यानी वो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 137 पहला शेल का हो गया, दूसरे शेल का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 268 आ जाएगा, अपॉन नीचे में 268 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इसको फिगर से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ये जैसे पहला शेल है, इस पे जो वेलोसिटी हो गया C/137, दूसरा शेल है ये, इसकी जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू C/137 × 2, ये दूसरे शेल का स्पीड हो जाएगा। अगर थर्ड शेल का निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, थर्ड शेल का दे रखा v इज इक्वल टू V3, V1, V2, V3 निकालेंगे तो C/137 × 3, ऐसे हमारा वेलोसिटी निकलता चला जाएगा अलग अलग शेल का। आगे दे रखा है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट पे, उसका एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम लोग देखने जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स ऑर्बिट। अगला जो तीसरा नंबर टॉपिक है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी एनर्जी कितनी है। हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एक फोर्स लग रहा है दोनों का, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the nucleus and revolving electron is given as, ये हम लोग लिखा था सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r², ठीक है ना। हम लोग z के टर्म में ले रहे हैं, वैसे हाइड्रोजन का लेंगे तो z का वैल्यू 1 ले लेंगे, लेकिन अभी z के टर्म में लिख रहे हैं। ये r से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा mv² kZe²/r, ठीक है ना। अगर हम लोग हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर हाफ से उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ½ mv² इज इक्वल टू kZe²/2r, ठीक है। और ये ½ mv² काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा वो kZe²/2r, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर शेल। ऐसे ही दे रखा पोटेंशियल एनर्जी अगर लेते हैं हम लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था K(Q1Q2)/R। अब जैसे यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं Q1 ले लेते हैं, यानी कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है वो ले लेते हैं। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, Z मान लिया हम लोगों ने एटॉमिक नंबर उसका, और इलेक्ट्रॉन तो E है, तो हमने पॉजिटिव में ले लिया। इलेक्ट्रॉन लेकिन जो रिवॉल्व कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कितनी बात समझ में आई? वो नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो है ना R, ये वाला ये R आ गया, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -kZe²/R, ठीक है ना। ये माइनस इसलिए हो गया क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, जो अपोजिट चार्ज होता है उसमें नेगेटिव होता है, जो सेम चार्ज उसमें पोटेंशियल एनर्जी होना पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब क्या बताया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का, और ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी कितना होगा? जैसे ये हमारा जो एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो इतना वैल्यू है, और पोटेंशियल एनर्जी ये वैल्यू है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो टोटल कर देंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है हमारा वो है kZe²/2R, और ये जो है ना ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस kZe²/R, ये हमारा टोटल एनर्जी का। अब ये देखिए यहाँ पे देखते हैं तो kZe²/R, यहाँ पे भी है kZe²/R, मगर ये हाफ है और ये 1 है, यानी ये ज़्यादा है, ये 1 है, ये आधा है, तो बचेगा कितना? आधा बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, तो माइनस का kZe²/2R, इतना बचेगा हमारा एनर्जी, किसका? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन इट्स ऑर्बिट, उसका एनर्जी होगा -kZe²/2R, ये इतना एनर्जी होगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग, अगर हम R का वैल्यू बदल दें, यानी डिस्टेंस को, रेडियस को चेंज कर दें उसके रिलेशन से, तो फिर क्या होगा रिलेशन? मैं इधर से मिटा दूँ, इधर समझ में आ रही है, ठीक है, इधर से मिटाता हूँ। क्या लिखेंगे हम लोग एनर्जी के? E इज इक्वल टू k-kZe²/2, और ये R की जगह पे लिख लेंगे हम लोग n²h² या हाँ ये n²h², ये तो हमारा R का वैल्यू, जो रेडियस यहाँ पे है, रेडियस हम लोगों ने पीछे ड्राइव किया था, वो था n²h²/4π² mkZe², ठीक है। इस नंबर का जब रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये चला जाएगा हमारा E इज इक्वल टू -kZe², ये आ जाएगा, और ये 4π² mkZe², ये ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2n²h², ठीक है। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस में आएगा, ये -4π² k² Z²me⁴ 2n²h², ये हमारा एक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। हम लोग इस वाले इक्वेशन को यूज़ करके आगे बहुत सारी बातें करेंगे, मगर इतना समझ में आता है कि किसी भी ऑर्बिट पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला का रिलेशन ये है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कांस्टेंट है, वैल्यू डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, जो वेरिएबल है उसको करेंगे। आज यहीं पर रहते हैं, कल इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसे।